nation that effectively contribute. Our goal to have well-nourished nation that effectively contributes हेलो, to the मेरी national आवाज आ रही है? development मेरा आपसे एक सवाल है। and prosperity. Yes. ये जो मैंने KFC में Today, our guest speaker is dietitian Momna Ashraf. She is nutraceutical certified and Alzheimer's award holder and also writer of magazines. In her service today, we will learn how food allergy causes an immune system reaction that affects numerous organs in the body. And also, we will discuss its symptoms and learn how to manage it. I request to all of candidates to listen properly, and question answer session will head and at the end of session. Quiz will also be taken, so be attentive. I welcome her to share your experience and research work with us. Ma'am. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम कैसे हो आप सब? अभी मेरा यूनिफॉर्म। अच्छा, आज का जो बेसिक टॉपिक है वो आपका फूड एलर्जीज का और फूड इंटॉलरेंस का है। फूड एलर्जीज और इंटॉलरेंस को यूजुअली लोग सेम नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? क्योंकि इनके रिएक्शंस जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं अभी DDNS कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा 2 साल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना मेरा काम था। डाइट हाउस जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, और इसी के थ्रू मैं लोगों को या स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग देती हूँ और इसी के अंदर बच्चों को बताती हूँ कि आपने अवेयरनेस के ऊपर किस तरह से काम करना है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी बॉडी किसी भी ऐसे फूड को जो आप खा रहे हैं या जो आपको पसंद है वो फूड एलर्जी की हो, ठीक है। ऐसा फूड ना तो आपके लिए सेफ हो सकता है, या कोई भी ऐसा फूड ना तो हर बंदे के लिए इतना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये टोटल आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपका फूड एलर्जीज और फूड इंटॉलरेंस के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि फूड एलर्जी फूड इंटॉलरेंस बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि हमें क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने पीनट खाया तो पीनट खाने के बाद आपको स्किन के ऊपर रैश होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है जिनकी स्किन ड्राई होती है वो सन के पास जाते हैं, उनकी स्किन रैश होना शुरू हो जाती है, रेडनेस आती है, इचिंग होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं ये रैपिड ऑनसेट के ऊपर आते हैं। जितने भी आपके पास रैपिड ऑनसेट के ऊपर जो सिम्टम्स शो होते हैं दैट मीन्स यू हैव एलर्जी, ठीक है। ये सबसे आसान और सबसे बिग पॉइंट जो आप याद रखने वाला वो ये है कि जो भी ऐसा चीज जो रैपिड ऑनसेट के ऊपर आपकी बॉडी में शो हो रहा है वो एलर्जी है, ठीक है। जो इंटॉलरेंस होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। क्यों डिफरेंस होती है? क्योंकि उनमें आपकी बॉडी में पहला पूरा मेटाबॉलिज्म होता है। जब मेटाबॉलिज्म पूरा हो जाता है उस फूड का, देन आपकी बॉडी में इससे इंटॉलरेंस है, फूड इंटॉलरेंस है। ये जो मूली होती है, ठीक है, कुछ लोग मूली खाते हैं उनको पहले बिल्कुल फील नहीं होता, ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है पेट में दर्द शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग होती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग एक अलग चीज होती है। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो आपके 7 दिन तक 8 दिन तक इतना रहती है, मैक्सिमम 15 डेज तक। लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म चलती रहे, दर्द भी रहे और ये सारे सिम्टम्स भी रहे, दैट्स मीन्स यू हैव फूड इंटॉलरेंस। वो फूड आपके लिए नहीं बना, उससे आप को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके फूड एलर्जी के लिए, आपके फूड टॉलरेंस के लिए और आपके फूड पॉइजनिंग के अंदर। जो फूड है उसमें रैपिड ऑन पे आपको सिम्टम्स विद इन 30 मिनट से लेकर आपके 24 आवर्स तक, ठीक है। ये जो अंडों की एलर्जी होती है ये कितने किस्म की होती है? तो इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ये कितनी किस्मों की होती है? जी बिल्कुल, अंडे से एलर्जी लाजमी होती है और ये जरूरी नहीं होता कि हर एक को। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग एविडिन कहते हैं, ठीक है। एविडिन कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। इसमें क्या होता है, यूजुअली ब्लॉटिंग हो जाती है, गैसेस एक्सचेंज होती है आपकी पेट के अंदर, ठीक है, आपको दर्द रहती है और ये यूजुअली तब होता है जब
आप कच्चा अंडा खाते हो, ठीक है, या फिर जो नरम कच्चा पक्का अंडा होता है वो, या आप खाली पेट खा रहे हो, ये 3 से 4 अलग तरह की आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है आप किस फूड के साथ इसको इनटेक करते हो या आप किस टाइम के साथ इसको खा रहे हो। नॉर्मली जो जिमनास्टिक, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जो फूड इंटॉलरेंस होती है उसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि आपका फूड अब्सॉर्ब नहीं होता और आपको लेट ऑनसेट के ऊपर सिम्टम शो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे कुछ लोग पीनट खाते हैं तो उनको रैपिडली उनको एंटी हिस्टामिक जो इफेक्ट आता है उनकी बॉडी में शो होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पहले नहीं होता लेकिन बाद में शो होता है, ठीक है। तो ये टोटली आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। कोई भी फूड का लॉ या कोई भी बायोलॉजिकल लॉ जो होता है हर बंदे के ऊपर एक जैसा इफेक्ट नहीं कर सकता। दैट यही एक वजह होती है कि जो साइंस है या ह्यूमन साइंस जिसको आप कह रहे हो वो इतना नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताने लगी हूँ जो फूड एलर्जीज होती हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह की आपकी मेजोरिटी जो टाइप्स होती हैं उसमें आपका इम्यून सिस्टम होता है जिसमें आप इम्यून इमीडिएट होती है, ठीक है, और एक आपके पास नॉन मीडिएट होती है। जो इम्यून मीडिएट आपके पास एलर्जीज आती हैं यूजुअली आपकी प्राइम के अंदर होती है, मींस जिसको आप अपनी डाइट से कुछ ना कुछ अवॉइड करके उसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन जो फूड इंटॉलरेंस होती है जो नॉन इम्यून मीडिएट होती हैं उसमें हम लोगों ने प्रॉपर उस फूड को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। डाइटरी अवॉइडेंस और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एक अलग चीज होती है। अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप एक फूड को अपनी डाइट में से कम कर देते हो, उसका पोर्शन कंट्रोल कर देते हो, उसको किसी फूड के साथ मिक्स करके ले रहे हो या उसको थोड़ी देर के लिए अपनी डाइट से खत्म कर दोगे, लेकिन बाद में जब आपकी एलर्जन खत्म हो जाती है, आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है तो फिर आपके लिए परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है, और आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये वही सिम्टम है या वही आपको एग्जांपल बता सकती हूँ कि एक प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसको मरकरी वाली जो फिश होती है वो मना की जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो उसको यूज कर सकती है। दैट्स मीन्स पेशेंट फूड एलर्जिक है, उसको फूड एलर्जी वाले सिम्टम्स क्योर हुए हैं तो उसको जो आगे प्रॉब्लम्स आती थी वो उसकी ठीक हो गई हैं। अब वो फूड एलर्जी वाला जो जितना भी सीन था उसका खत्म हो गया और वो वही मरकरी वाली फिश बाद में कंज्यूम कर सकती है। लेकिन अगर वही पेशेंट जो फूड पहले भी नहीं थी वो कंज्यूम कर सकती, बाद में भी नहीं थी ले सकती, तो वो मरकरी किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकती। आपके पास जो इम्यून मीडिएटेड आपकी जितनी भी एलर्जीज आती हैं उसके अंदर हमारे पास आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीई मीडिएटेड कौन सी होती हैं? ये वो वाली आपकी एलर्जीज होती हैं जो बिल्कुल 30 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में रिएक्शन शो कर देती हैं, ठीक है। इसके अंदर यूजुअली आपकी जो वाली सिंड्रोम्स आते हैं जिसमें आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी म्यूकोजा, आपकी मेम्ब्रेन्स, इन सब के अंदर रिएक्शन शो होते हैं। यूजुअली आपका स्किन सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ये आपकी किस में आता है? आईजीई मीडिएटेड के अंदर। जो आपकी नॉन आईजीई मीडिएटेड होती है इसके अंदर यूजुअली आपकी प्रोटीन पार्ट होता है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अक्सर टाइप 1 के, उनको प्रोटीन या आयरन सूट नहीं करता, वो आयरन खा लें या प्रोटीन खा लें वोमिटिंग आती है, दिल खराब होता है, नोजिया की कंडीशन होती है, या कुछ लोगों से गोश्त नहीं खाया जाता, वो प्रोटीन एलर्जी होती है। अच्छा, इस तरह की जो जितनी भी प्रोटीन एलर्जी होती है ना, ये सारी की सारी किस में आती है? नॉन आईजीई मीडिएटेड के अंदर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या तो वो फूड खत्म कर देंगे या फिर उसकी जगह हम लोग अल्टरेशन कर देंगे। जैसे आयरन सप्लीमेंटेशन होती है, हम फूड को कंट्रोल करके उसकी सप्लीमेंटेशन उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देंगे। इसी तरह उनकी बॉडी में जो इंटेस्टाइनल डिजीजेज आती हैं, जितनी भी आपके पास इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने आपको मूली की एग्जांपल दी थी, ये सेम टू सेम किस में आती है? आपकी फूड एलर्जीज में। लेकिन अगर वो रैपिड ऑनसेट पे आपको रहना शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप आपको तंग करती है, तो फिर आपकी फूड इंटॉलरेंस के अंदर जा सकती है। जो मिक्स्ड आईजीई होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि आपका होस्ट इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, ये दोनों जो होते हैं ये आपकी बॉडी में जाके इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन, कोई भी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या होता है? हिस्टामाइन यूजुअली आपकी बॉडी का ऐसा एक ऑर्गेनिक आप उसको कह सकते हो इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो आपकी बॉडी में आके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन ये लोगों के अंदर 2 बेनिफिट छोड़ता है। एक तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, मींस मैसेज को ट्रांसफर करना आपकी बॉडी से ब्रेन के। तो दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर यही हिस्टामाइन जो एंटीकोड होता है ये आपको जाके प्रॉब्लमेटिक करता है, जिसकी वजह से आपको
एलर्जीज होती हैं। अब आपके पास जो सेल मीडिएटेड होती हैं, सेल मीडिएटेड में आपकी जो स्किन रिलेटेड या आपकी बॉडी का जो आपका ऐसा इन्फेक्शन आपके इम्यून से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, ये सेल टू सेल ट्रांसफर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को डर्माटाइटिस है, इन्फेक्शियस है, ठीक है, तो वो आप अगर उसको हाथ लगते हैं और आपको भी वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपकी रैश होती है, या फिर जिन लोगों को खारिश पड़ जाती है, ठीक है, इसको हम लोग प्रूराइटिस भी कहते हैं, जिसको इचिंग का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ पेशेंट्स डिपेंड करता है कि अब आपके एक पेशेंट को ये चीज हो रही है या नहीं होती, ठीक है। और ये सेल मीडिएटेड इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये ट्रांसफर होती है। जो नॉन इम्यून मीडिएटेड होती हैं उसके अंदर यूजुअली ये आपके प्राइमरी टूल में भी आती है, आपके सेकेंडरी टूल में भी आती है। इसमें ये अगर आप इसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रीट करते हो तो आपको ये एलर्जी से खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपको अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो ये एलर्जी से इंटॉलरेंस की तरफ भी जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर सीलियक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इस तरह की डिजीजेज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते, उनकी आपने मैनेजमेंट करनी होती है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी होती है। आपके पास जो फूड जो एडवांटेज होता है वो आपकी टेक्नोलॉजिस्ट ने दिया होता है, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस होते हैं। कोडेक्स क्या होता है? कोडेक्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि इस फूड के अंदर ये वाला इंग्रेडिएंट ऐड है तो आप ये फूड नहीं दें। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन या डाइटरी अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी टूल्स की। आपके पास इसमें मेटाबॉलिक डिजीज आती हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिक डिजीज आ सकती हैं, इसमें टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी जो इडियोपैथिक डिजीज होती हैं। इडियोपैथिक कौन सी होती है? जिसका आपको कोई भी कॉज का नहीं पता, ठीक है, अननाउन जो डिजीज होती है इसको हम लोग इडियोपैथिक कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी पोलियो आ जाती है। पोलियो जो है ये इडियोपैथिक आपके पास ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसका आपको नहीं पता कि आपको क्यों हो रहा है, आपका होस्ट इम्यून सिस्टम किस तरह से रिएक्ट करता है। इसमें आपके पास जो बॉडी की जितनी भी इंटॉलरेंसेस होती हैं वो सारी सेकेंडरी टूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कैफीन इंटॉलरेंस होती है, कुछ लोगों को कैफीन सूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? एसिडिटी इंक्रीज करती है, और इसके अंदर जो इसके जितने भी आपके पास फंक्शनल फूड होते हैं वो सूट नहीं करते, ठीक है। हर फूड के अंदर एक फंक्शनल फूड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेरीज या जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं रेड कलर के, उसमें एंथोसायनिन्स होते हैं, फिर आइसोफ्लेवोनाइड्स होते हैं, फिर फ्लेवोनाइड्स होते हैं। ये सारे जितने भी आपके पास फंक्शनल फूड होते हैं, हर किसी ना किसी फूड के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर ECGC एक एजेंट होता है जो टी पॉलीफिनोल के अंदर, इसको हम लोग टी पॉलीफिनोल कह सकते हैं। ये कैफीन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो ये कुछ लोगों को सूट नहीं करता, कुछ लोगों को सूट कर जाता है। ये कार्सिनोजेनिक होता है। दैट्स वाई ये कुछ लोगों के अंदर फार्माकोलॉजिक इफेक्ट लेके आता है, और उनको बम्प्स या फिर उनकी स्किन जो है वो फूलना शुरू हो जाती है, जिसको आप कहते हैं ना तदरे बन गई हैं, या फिर ड्राइनेस हो गई है, या फिर आपके होंठ स्वेल कर जाते हैं। ये हम लोग आगे डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप उससे रिलेट कर सको कि ये कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। अब टॉक्सिक के अंदर आपके पास जो स्क्रैम वाइड डिजीज आती है, ये क्यों होती है? कि आपके फिश टॉक्सिन्स होते हैं। फिश टॉक्सिन से मुराद क्या आपने देखा होगा, एक डिजीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि फिश के बाद आप दूध पी लोगे तो आपकी स्किन वाइट ब्लैक हो जाएगी या बाल वाइट हो जाएंगे, ये सब चीजें बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये फिश बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। और ये चीज कहना कि दूध बाद में पीना ये गलत है, और हम लोगों ने उस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, जबकि आप उसके साथ रायता खा रहे हो तो उसमें वो प्रोटीन ही होगी क्या? वो भी लैक्टोज प्रोटीन है, मिल्क में भी लैक्टोज प्रोटीन होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपने प्रोसेस चेंज कर देना होता है किसी भी फूड का। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसका होस्ट इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है। ये हर एक को एक जैसा इफेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इडियोपैथिक डिजीज होती हैं वो यूजुअली आपकी अननाउन होती हैं या उसका कोई भी कॉज नहीं होता। तो ये फाइट्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या फूड आपके पास सब्सटीट्यूट होते हैं, ठीक है, इसमें सब्सटेंसेस आ सकते हैं, सबस्ट्रेट आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें स्टेबलाइजर्स आ सकते हैं। ये सारे के सारे आपकी फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं, और इसमें ग्लूटेन आ सकता है, सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसका आपको कॉज नहीं पता, ठीक है। ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जीन जो है वो किस तरह उसको रिएक्ट करती है।
अब हम लोग बात करते हैं जो IgE मीडिएटेड फूड एलर्जी होती है। IgE मीडिएटेड जो फूड एलर्जी होती है, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एक आपकी एंटीबॉडी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडी। ठीक है, ये तब काम करती है जब आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शियस एजेंट आता है। एक आपकी बॉडी में एक ऐसी जीन होती है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहते हैं, IgE जीन। ठीक है, ये आपकी बॉडी की ऐसी जीन होती है जो इंफेक्शियस कॉज करती है या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कोई सी वायरस एजेंट आया और इस जीन के साथ आके वो अटैच हो गया। जब अटैचमेंट होती है तो ये कोई ना कोई रिएक्शन शो करती है। जैसे HCl है, आप हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिक्स करोगे तो HCl बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह का कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर सेम होता है। ये बायोलॉजिकल केमिकल टेस्टिंग इसको कहा जाता है, जो आपकी बॉडी का नेचुरल काम आपकी जीन्स कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी जो होती है, ये मैस्ट सेल के साथ जाकर अटैचमेंट देती है। मैस्ट सेल कौन सा होता है? जिसमें हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिस्टामाइन क्या करता है? आगे जाके करता है, ब्रेन को मैसेज देता है, एलर्जन बॉडी में फैलता है और आपकी बॉडी रिएक्शन शो करती है। और ये इतना फास्ट होता है, इतना रैपिड होता है कि आपको 30 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर अंदर तक जो आपकी IgE मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं, एलर्जीज होती हैं, वो शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि ये यूजुअली बच्चों से लेकर बड़ों तक, ये सबसे ज्यादा बड़ों में कॉमन होती है, बच्चों में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती। जो आपके पास इंटॉलरेंस होती हैं, ये बच्चों के अंदर ज्यादा कॉमन होती हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। जो एलर्जीज होती हैं वो अडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होती हैं। तो यहाँ पर 30 मिनट से 3 घंटे के अंदर अंदर IgE मीडिएटेड जो रिएक्शन होंगे वो शो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कौन से रिएक्शन आ सकते हैं? स्किन एलर्जी आ जाएगी, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ सकता है, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस आ सकती है, फिर आपका जेस्टेशनल जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर आपको इशू आ सकता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें इस फूड से या इस चीज से एलर्जी है? इसमें हम लोग कोई टेस्ट करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट होता है। अब ब्लड टेस्ट में भी डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है, यूजुअली क्या होता है कि आपके स्किन का एक सैंपल लिया जाता है, तो उसके अंदर अब वो फूड डाला जाता है, और अगर वो फूड उस एरिया में रिएक्शन शो कर दे 30 मिनट के अंदर अंदर, दैट्स मीन्स कि आपको इस फूड से एलर्जी है। जैसे आप इमरजेंसी केसेस में जाओ या वार्ड में जाओ, वहां पर पेशेंट्स को आप इंजेक्शन लगाते हो, पहले उसको सैंपल चेक करते हो, अगर वो सैंपल उसको सूट करता है तो फिर आप वो मेडिसिन देते हो, अगर वो सैंपल सूट नहीं करता तो आप मेडिसिन उसको नहीं दे सकते। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है मैम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन IgE मीडिएटेड की। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी ऐसी रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी के, जो भी आप फूड ले रहे हो वो प्रोटीन इन नेचर होना चाहिए। इसमें आपके पास कौन सा आता है? जो पीनट्स हैं, ठीक है, पीनट्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। पीनट्स जो है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और पीनट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, क्यों एक्टिवेट करते हैं? आपका होस्ट इम्यून सिस्टम तब रिस्पॉन्स करता है जब आपकी बॉडी में कोई एजेंट आया है, आपके इम्यून सिस्टम ने उसको पकड़ा है, उसको अटैच किया अपने साथ, और उसके अंदर जो केमिकल रीडिंग होती है वो करने के बाद आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन जो होता है वो आगे से रिएक्शन शो कर देता है। तो यहाँ पर जो सिम्टम शो होंगे आपको वो 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के दौरान होते हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा रैपिड नहीं होता कि आपको सडन जो है वो सिम्टम शो कर दे। इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो कितनी होती है? 2 से 24 घंटे तक। ये फूड प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होते हुए टाइम लगता है, दैट्स वाई इसका रिएक्शन थोड़ा सा लेट होता है। अब इसके अंदर जो हम लोग कोई भी टेस्ट करा लें, फॉर एग्जाम्पल स्किन प्रिक टेस्ट है या फिर आपके पास CBC है, ये यूजुअली क्या होता है, ये नेगेटिव आते हैं। क्यों नेगेटिव आते हैं? क्योंकि ये रैपिड ऑनसेट नहीं है। तो जो रैपिड ऑनसेट होते हैं वो हिस्टामाइन से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी में हिस्टामाइन ज्यादा है, तो फिर इसलिए रैपिड ऑनसेट पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये इसमें हिस्टामाइन की वजह से नहीं हो रहा, इसमें आपकी फूड प्रोटीन की वजह से हो रहा है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्बेबल नहीं है, दैट्स वाई आपको ये वाली एलर्जी होती है आपकी बॉडी में। अब एक और हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी थी मिक्स्ड IgE एंटीबॉडी। वो उसमें क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में सिम्टम शो करता है क्लस्टर्स के, ठीक है, बम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, और आपकी जो खास तौर पर जो लिप्स के पास वाला एरिया होता है वहां पर मोटे मोटे दाने बन जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे लेकिन आपको खारिश होगी, उसके ऊपर इचिंग हो जाएगी, गर बनना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों में यूजुअली ऐसा होता है कि गर बन जाते हैं,
ठीक है। ये सन से भी होता है, विटामिन डी से भी हो सकता है, विटामिन सी से भी हो सकता है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हर एक पर्सन की बॉडी डिफरेंटली एक्ट करेगी। तो ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इसको आपने क्लियर करने के लिए मेडिकेशंस प्रॉपर यूज करनी पड़ती हैं, या आप अपनी डाइट से उस चीज को अवॉइड करोगे। अच्छा, ये एक प्रोसेस है कि हम लोगों को किस तरह पता चलता है कि हमारा होस्ट इम्यून सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पीनट की एग्जांपल ली, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो एलर्जी होती है वो पीनट से होती है। तो फॉर एग्जांपल पीनट आपने लिया, पीनट के अंदर हिस्टामाइन होता है, ठीक है। ये आपके डेंड्राइट सेल से अटैचमेंट देता है। डेंड्राइट सेल कौन सा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसमें दो सेल होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट। ये दोनों मिलके एक प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरएनए भी इसमें होता है, डीएनए भी इसमें होता है। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो आपका मैसेज ट्रांसफर करता है। इसमें ट्रांसफर जो होता है टीआरएनए भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये दोनों आपके आरएनए जो होते हैं ये आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें क्या होगा, यूजुअली आपकी बॉडी में जो आपने फूड कंज्यूम किया वो प्रोटीन इन नेचर भी था और उसमें हिस्टामाइन भी होते हैं। तो वो जो आपकी बॉडी का हिस्टामाइन होगा वो आपके ब्रेन में डेंड्राइट सेल से मैसेज जाएगा। वो जब मैसेज जाता है तो उस फूड प्रोटीन के अंदर जो टी सेल्स होते हैं, हर फूड के अंदर टी सेल और बी सेल प्रेजेंट होते हैं। टी सेल और बी सेल जो होते हैं ये आपकी किसी भी बॉडी के रिएक्शंस को शो करने के लिए प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो टी सेल होते हैं जब उनकी एक्टिवेशन होती है तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के जो ल्यूकिन प्रोटीन्स होती हैं या ल्यूकिन जीन जो होती हैं, जीन नंबर 4, जीन नंबर 5 और जीन नंबर 13, इस पे जाके अटैचमेंट देते हैं और रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर आपका बीटा सेल एक्टिवेट होता है, मैक्रोफेजेस आते हैं, डिफरेंट आपकी जो आईजी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी का जो एक प्रॉपर सेल होता है उसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पढ़ी थी, बीटा सेल और आपका जो टी सेल है वो आपके मैथ सेल को एक्टिवेट कर देगा। मीन्स हिस्टामाइन को एक्टिवेट कर देगा, ट्रिगर कर रहा है उसको कि भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ। यहाँ पर जब वो एक्टिवेशन होगी तो फिर आपकी बॉडी में आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी रिएक्शन आ सकता है, आपके स्टमक पे रिएक्शन आएगा, आपकी स्किन पे रिएक्शन आ सकता है, इवन कि आपके रिस्पायरेटरी पे। कुछ लोगों को पीनट खाने से एस्थमा होता है, ठीक है, ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? जो एस्थमा यूजुअली कब होता है आपको, हिस्टामाइन से ट्रांसफर होने की वजह से हिस्टामाइन ट्रिगर हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसको हम लोग एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। ये हर पर्सन के अंदर अलग सिम्टम शो करता है। तो ये एक प्रोसेस है आपकी किसी भी होस्ट इम्यून सिस्टम का खुद ब खुद एक्टिव होने का तरीका। कि आप फूड खा रहे हो तो वो खुद ब खुद किस एक्टिव हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। अब हम लोग बात करने लगे। सबसे पहले स्किन के अंदर आपके पास एटॉपिक डर्मेटाइटिस आता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस ऐसा डर्मेटाइटिस कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन स्केली हो जाती है, मींस उतरना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हार्डिश होती है, रैश होती है, और ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है, ठीक है। इसको हम लोग एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये मोस्टली कब होता है और किन बच्चों, ये बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है ये बच्चों में भी ज्यादा होता है, बड़ों में भी ज्यादा होता है, टीनेजर्स में भी होता है। तो बच्चों में कहाँ पे होता है, जो नेपी रैश होती है ये उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर इसके अलावा अडल्ट्स के अंदर ये क्यों कॉमन होता है, अडल्ट्स के अंदर हिस्टामाइन ज्यादा होते हैं, वो कैफीन का इंटेक करते हैं, कैफीन भी आपकी हिस्टामाइन को ट्रिगर करती है। टीनेजर्स में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वो अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, और यूजुअली इनको कब होता है, उनके जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वहां पर एटॉपिक डर्मेटाइटिस ज्यादा होता है, या फीमेल्स को वेजाइनल पार्ट के अंदर वहां पर इन्फेक्शन शो होती है, जिसकी वजह से एंड्रोमेट्रोसिस वाली कंडीशन फीमेल्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आप देखें एक डिजीज अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग पर्सन, अलग अलग जेंडर में किस तरह डिफरेंटली एक्ट करती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि पीनट एलर्जी अगर मुझे हुई है तो आपको भी हुई है, अगर मैंने ये वाली मेडिसिन खाई है तो आप भी खा लें। यूजुअली जो हमारे घर वाले में या मोहल्लों में होता है कि मैंने ये मेडिसिन खाई थी तो मुझे इस एलर्जी से आराम आ गया था तो आप भी ये खा लें। तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना, क्योंकि हर बॉडी अलग रिस्पॉन्स शो करती है।
इसके बाद आपके पास यूटिकेरिया आता है, ये हाइव्स होता है। हाइव्स में क्या होता है, आपको फीवर भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आपको एक्ने भी हो सकती है, आपको इरिटेशन भी होती है, रैश भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है। तो ये भी आपकी रैपिड ऑनसेट के ऊपर प्रेजेंट होती है। फिर इसके अलावा एंजियोडीमा। एंजियोडीमा क्या होता है कि आपके लिप्स के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि वो वजन आ गया उसके अंदर और पानी बनना शुरू हो गया। ये आपके लिप्स के अंदर, आपके फेस के ऊपर ज्यादा विजिबल होता है। सर्दियों में फेस के अंदर ज्यादा होता है, आईज के नीचे पानी जमना शुरू हो जाता है। ये भी एलर्जिक रिएक्शन होता है विटामिन डी के थ्रू, ठीक है, इसमें हिस्टामाइन आपका एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके अलावा प्रूडाइटिस होता है, जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसमें इचिंग ज्यादा होती है, आपको खारिश पड़ जाती है, आपकी स्किन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप खारिश कर करके उसको रेड कर देते हो। ये भी आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है और हम लोग कहते हैं कि हमने गर्म चीज खाई है तो हमें ये रिएक्शन शो हुआ है। और कुछ लोगों को होता भी है ऐसे, जैसे अंडे का पूछा था, अंडे से भी ये वाली रिएक्शन होती है। इसके अलावा मैंगो, फीमेल्स को मैंगो खाने से स्किन पे रैश होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, और एलर्जिक रिएक्शन के बाद क्या होता है कि उनको एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। तो ये भी किस में आता है, प्लूराइटिस के अंदर, इचिंग के अंदर। इसमें भी आपका होस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। इसके अलावा ओरल सिम्टम्स आते हैं, इसमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। ये किन टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग आती है, यूजुअली आपके माउथ के इन साइड वाली जगह पर, जैसे कि चिक मसल्स जो होते हैं, जो आपके, ठीक है, गाले जो होती हैं, वहां पर इरिटेशन आपको ज्यादा होती है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपकी ओरल हाइजीन करवाते हैं। जब आपकी ओरल हाइजीन अच्छी हो जाएगी तो ये वाली इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन आपको शो नहीं होंगे। ये बैक्टीरियल एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बैक्टीरिया ट्रिगर करते हैं आपके हिस्टामाइन को एक्टिवेट करने के लिए। फिर इसके अलावा ओरल एलर्जिक सिंड्रोम आते हैं। इसमें सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं वो इतने गल जाते हैं बैक्टीरिया से भी, और कुछ आपकी ओरल हाइजीन भी अच्छी नहीं होती, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ऐसा होता है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो दांतों वाली मेडिसिन खाते हैं, या यूजुअली जो एस्थमिक पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, उनको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कोर्टिकोस्टीरॉइड या डेकाड्रॉन या इंजेक्शन या कोई भी ऐसी चीज दी जाती है। तो वो जब वो मेडिकेशन यूज करते हैं, तो मेडिकेशन यूज करने के बाद हम खास तौर पर जब उनकी बॉडी में रेशा ज्यादा होता है, देखो म्यूकस ज्यादा है, तो म्यूकस में जाके उनके दांतों में उलझन होती है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि दांतों में उलझन हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, दर्द होती है। ये क्यों होता है? ये आपके ओरल सिंड्रोम की वजह से होता है। वो इन्फ्लेमेशन आपके हिस्टामाइन एरिया को ट्रिगर करती है। मैम आपको होस्ट इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है? होस्ट इम्यून सिस्टम इसीलिए एक्टिवेट होता है कि आपकी बॉडी का रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई फूड खाते हो, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपका बॉडी जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये समझो कि आप जानदार नहीं हो। यही लिविंग एग्जांपल है आपकी, कि आप दरख्त को पानी देते हो तो पानी वो ऑब्जॉर्ब करेगा तो ग्रो करेगा। अगर पानी ऑब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो वो ग्रो नहीं कर सकता। तो लिविंग पर्सन के अंदर, हर पर्सन में होस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। और किसना होता है? ये आपके बैक्टीरिया, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपका नॉर्मल जो स्ट्रेस फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी का जो मेंटल फैक्टर होता है, सारे उसको ट्रिगर करते हैं कि वो एक्टिवेट हो। आप खाना खा रहे हो, ब्रेन को मैसेज जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, उसने उसको ऑब्जॉर्ब करवाना है। तो ऑब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपका होस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। तो कोई भी बॉडी का फंक्शन एक्टिवेट करवाने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम करेगी, वरना ये काम नहीं कर सकती। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक की। रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर भी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं या कॉमन आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं जो आपको हिस्टामाइन से या आपके जो बॉडी के एलर्जेंस होते हैं उससे ट्रिगर करती हैं। इसमें आपका सीजनल फ्लू आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको फीवर भी होता है। रिनाइटिस, रिनाइटिस यूजुअली आपकी उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें आपका बॉडी में विदाउट आपको पता भी नहीं है कि किस वजह से आपको हो रहा है, और ये फीवर आपको 7-8 दिन तक रहता है, ठीक है। आपको फ्लू भी इसमें हो रहा है, कफ भी है, और सारे सिम्टम्स इसके अंदर है। और आप मेडिकेशन यूज करते हो, मेडिकेशन यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा आराम रहता है, लेकिन फिर जैसे 2-3 दिन गुजरते हैं आपको फिर से इशू होना शुरू हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि मेडिसिन भी आपकी बॉडी पे रिएक्ट नहीं करती, खास तौर पर एंटीबॉडीज। तब हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग मेडिकेशन गलत इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी मेडिसिन आपको कोई भी फायदा नहीं ना दे रही, दैट्स मीन्स आपकी मेडिसिन आप गलत यूज करते हो, उसका आपको फायदा नहीं हो रहा।
इसलिए उस कंडीशन के अंदर हमें लाजमी ज़रूरी होता है कि हम लोग डॉक्टर को बताएं कि ये वाली मेडिकेशन हमें रिलीफ नहीं दिया। फिर इसके बाद आपके पास रिनोरिया आता है, इसमें रनिंग नोज वाली कंडीशन ज़्यादा होती है, सिनोसाइटिस, ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है जो आपकी जितने भी वायरस इन्फेक्शन होती हैं ये भी आपके होस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट, वो आपकी बॉडी के जितने भी आईजी एंटीबॉडीज होते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, न्यूट्रोफिल आते हैं, इजिनोफिल आते हैं, आपका ईएसआर रेट ज्यादा कर देते हैं। ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रो हो जाते हैं, दैट्स मींस कि आपकी बॉडी में एरिथ्रोसाइट रेट सेडिमेंटेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जब आप कोई भी टेस्ट करवाते हो, सीबीसी जैसे हो गया, उसके अंदर आपका एक इन्फ्लेमेशन रेट चेक किया जाता है जिसको हम लोग ईएसआर कहते हैं, ठीक है। ईएसआर आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन रेट बताता है कि इस बंदे के जिस्म के अंदर ये इन्फ्लेमेशन या रिएक्शन जो है वो शो हो रहा है। अगर वो आपका पॉजिटिव आता है या ज्यादा होता है, दैट्स मींस आपकी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स आपको देते हैं। आपकी बॉडी में यूजुअली बैक्टीरिया और वायरस दोनों आपके होस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको रनिंग नोज वाला जो इशू होता है वो ज्यादा होता है इस कंडीशन में। फिर इसके अलावा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आईज होती हैं वो वाटरी हो जाती हैं, उसमें रेडनेस आती है और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, आपको स्पोरिन से होती है, इसलिए डॉक्टर इसमें साइक्लोस्पोरिन जो ड्रॉप्स होते हैं वो यूजुअली देते हैं कि आपकी बॉडी या आपकी आई बॉडी जो होती है उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी जो यूजुअली ऐसी भी इसमें कंडीशन आती है जो आपकी बॉडी को ट्रिगर करती है, आपके हिस्टामाइन को एक्टिवेट कर देती है। इसमें सबसे जो कॉमन आता है वो एलर्जिक एस्थमा होता है। एलर्जिक एस्थमा, फिर लेट नाइट एस्थमा। लेट नाइट एस्थमा में क्या होता है कि आपने पीनट खाया और 30 मिनट के अंदर अंदर आपका सांस बंद हो जाता है, ये आपके फौरन से ब्लॉकेज कर देता है आपके लंग्स की। लेकिन जो एलर्जिक एस्थमा होता है उसमें रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होता है, आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे के दरमियान या आपको 24 घंटों के अंदर अंदर रिएक्शन शो होता है। फिर लेरेंजियल ओडीमा होता है। लेरेंजियल ओडीमा जो होता है ये थ्रोट टाइटनिंग होती है। थ्रोट टाइटनिंग से मुराद कि आपका गला बंद हो जाता है, आपकी आवाज नहीं निकलती, आपको ऐसा लगता है कि आपको वेट कफ हो रही है। वेट कफ से मुराद जो बलगम वाली खांसी होती है। ये क्यों होती है? ये इन्फ्लेमेशन रेट जब इंक्रीज होता है तो आपके थ्रोट को, आपके गले को बंद कर देता है, आपकी वेजल्स के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अंदर कोई चीज भरी हुई है और आप जब खांसी करते हो तो अंदर से हिलती है। इस वजह से ये वाली जो इन्फेक्शन होती है एलर्जी के अंदर आती है। डॉक्टर आपको अगमेंटन जैसी मेडिकेशंस देते हैं जो आपको इसको ट्रीट कर सकती है। अब इसके बाद हम लोग बात करने लगे हैं नर्वस सिस्टम की जो डिजीजेज होती हैं। ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं इसको ट्रीट करना मेडिकेशन से भी और यूजुअली आपकी डाइट से भी। तो बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनलिज्म के अंदर होगा तो वही इसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे माइग्रेन है। अब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर और इतनी डिजीजेज कॉमन नहीं है जितनी ज्यादा माइग्रेन होती है। अब माइग्रेन आपको स्ट्रेस फैक्टर से भी हो रही है, आपको स्टडी फैक्टर से भी हो सकती है, फैमिली प्रेशर से भी, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है सोसाइटी, ठीक है, उस वजह से भी आपको ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। और इवन कि आपका जो फूड है, आप जो खाना खा रहे हो, यूजुअली क्या होता है समटाइम कोई फूड आप ऐसा खाते हो जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो जाता है। जैसे कुछ लोग चाय ज्यादा पीते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सर दर्द ठीक हो गया, तो वो उस चीज को अपने बॉडी के साथ लिंक कर लेते हैं। फिर कुछ लोग मीठा खाते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाती है। कुछ लोग आपकी डिफरेंट बॉडी रिएक्शन होते हैं आपके फूड के साथ। इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेस। फिर इसके अलावा आपके पास हेडेक आता है, सर दर्द आम बंदे, ये घर घर की बीमारी है, ठीक है, हर बंदे को ये इशू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपका स्मोकिंग फैक्टर है, पोल्यूशन फैक्टर है, एयर फैक्टर है, ये सारे के सारे चीजें मिलकर आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, ठीक है, एयर के थ्रू जा रही हैं। आपको नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, उस वजह से भी आपको ये वाली कंडीशन हो सकती है। ये सारे के सारे आपकी बॉडी में जाके आपकी जो ब्लड सेल के अंदर जितने भी ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रिगर करते हैं और उसको कहते हैं कि वो मैसेज ट्रांसफर करें। जितना ज्यादा मैसेज ट्रांसफर होगा, ब्रेन काम करेगा, उतनी ज्यादा आपको पेन स्टार्ट हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। फिर स्पॉटिंग फैक्टर आता है। स्पॉटिंग फैक्टर में क्या होता है कि आपकी डाइट नहीं अच्छी, ये आपका डाइटरी फैक्टर होता है। कि आपने देखा होगा अक्सर लड़कों को ज्यादा कॉमन है कि चाय ज्यादा पीते हैं जो लोग,
या फिर जो फैटी फूड का कंज्यूम ज्यादा करते हैं, या लिवर फैटी हो जाता है, या जिनको टीबी होके गुजरा होता है, उनके अंदर आईज के नीचे जिस तरह मोल्स नहीं बन जाते, स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ज्यादा होती है। तो ये आपको क्या चीज बता रहा है कि आपका लिवर सही काम नहीं करता। लिवर के अंदर आपकी मेजोरिटी एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। जब आपकी एंटीबॉडीज रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं तो वो आपकी बॉडी में आपके हिस्टामाइन रिएक्टर के साथ जाके अटैचमेंट दे देती हैं और एलर्जिक रिएक्शन भर जाते हैं। इस वजह से ये आपकी स्पॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, फिर पूरे मुंह पे आता है, फिर जिस्म पे आता है, और ये मुंह का बनता बनता फिर आपका ये ट्यूमर बन जाता है। इसको आप किस तरह ट्रीट कर सकते हो? आपने अपने फूड में से डाइटरी अवॉइडेंस करनी है। दैट्स वाई मैं एक ही चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि डाइटरी अवॉइडेंस या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहो तो अवॉइडेंस बेस्ट होती है, ठीक है। अवॉइडेंस इस केस में कि आपको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अगर आपको डिजीज हो गई है तो फिर आप उसको रिस्ट्रिक्शन की तरफ लेके जाओ। फिर इसके अलावा बेचैनी होना, ठीक है, रेस्टलेसनेस, फिर इसके साथ साथ आपकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा जब आप काम करते हो, आपका ब्रेन जो है वो एक्सेजरेट होता है, आपको सांस तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको आती हैं। जी जी पूछे, क्वेश्चन क्या है? मैडम, ये आपने जो माइग्रेन और हेडेक का बताया, ये तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैटी एसिड्स और जिंक और सिलेनियम, इनकी डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से होता है ये हेडेक। तो इसका एलर्जी से क्या रिलेशन है? जरूरी नहीं है कि आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो रहा हो। एक डॉक्टर है वो हर चीज ले रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहा है, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन यूज करता है अपनी डाइट में, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाएगा, इतनी हैवी रूटीन है। लेकिन वो अपने ब्रेन को यूज करता है। जब वो ब्रेन को ज्यादा यूज करता है, मेमोरी पे फोकस करता है। आपके ब्रेन के अंदर कोई बोन नहीं होती, सिर्फ मसल्स होते हैं। जब आपके मसल्स यूज होते हैं, ह्यूमन जो होता है वो पुअर सिंथेसाइजर होता है डीएचए का। डीएचए क्या होता है? डिकोजा हेक्सोनोइक एसिड। ये आपके ब्रेन में ऐसा एसिड होता है जो आपको ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और ह्यूमन बॉडी जो है ये पुअर जो है वो सिंथेसाइजर होते हैं, आपका बॉडी इसको नहीं बना सकती। दैट्स वाई आपको कंज्यूम करनी पड़ती है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस डालोगे अपने ब्रेन के ऊपर, उतना ज्यादा आपका ब्रेन ट्रिगर होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हर बंदे को डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। कुछ लोगों को टॉक्सिसिटी की वजह से भी होता है, ठीक है। जैसे कैफीन टॉक्सिसिटी है, चॉकलेट टॉक्सिसिटी है। कुछ लोग चॉकलेट खाते हैं, उनको माइग्रेन होता है। कुछ लोग मिर्च वाली चीजें खाते हैं, माइग्रेन ट्रिगर होता है। इवन के लाइट से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो आप ये उनको नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी में ये वाली डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई आपको लाइट चुभती है, ठीक है। ये डिफरेंट बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है। आप ये पेशेंट को नहीं कह सकते कि आपको ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो डेफिशिएंसी होती है उसका जरूरी नहीं है कि एक ही साइन हो। जब भी कोई भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, वो जरूर कोई ना कोई 2 से 3 साइन शो करती है। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो वो आपको नेल्स पे स्पॉटिंग तो दिखाती है, इसके अलावा आपकी जो ब्रूजल जाना शुरू हो जाते हैं, मीन्स नाखून के अंदर जो रेडनेस आती है, या आपको लगता है कि नसें फट रही हैं, ठीक है, खून पतला हो रहा है, फिर आपके मसूड़े जो हैं वो गलना शुरू हो गए हैं। तो जो भी डेफिशिएंसी होती है वो 2 से 3 सिम्टम लाजमी दिखाती है, वरना आप कोई डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इस पेशेंट को ये वाली डेफिशिएंसी है। दैट्स वाई आप ये नहीं कह सकते कि एक पेशेंट को सिर्फ इसी वजह से माइग्रेन हो रहा है। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि ये किस तरह रिएक्शन के साथ या हाइपर एक्टिविटी एनर्जी के साथ ट्रिगर करता है। अब आपने देखा है कि एक आपके पास पेशेंट है जो जिसको फीवर है, ठीक है, और फीवर के साथ जब वो कोई चीज खा रहा है, उसको वॉमिटिंग आती है, उसका दिल खराब होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब इन्फ्लेमेशन रेट किसी भी लेवल से ज्यादा हो जाता है, तो आपकी बॉडी के जो अच्छे सिस्टम होते हैं, साइकिल होता है, जिस तरह आप लोग फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम कह रहे हो, जब फाइट वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको भूख नहीं लगती। आपने देखा जब आप लड़ रहे हो आपको भूख लगी हो, या लड़ते वक्त आप कहो कि मुझे प्यास लगी, मैं पहले पानी पी के आऊं फिर बाद में आके लड़ता हूँ, नहीं। जब आपकी बॉडी में कोई एक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी का दूसरा सिस्टम खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता है। यही सिम्टम आपकी एलर्जिक रिएक्शन के साथ होता है। जब आपकी बॉडी में कोई एलर्जी आती है, वो इन्फ्लेमेशन रेट को ज्यादा करती है, तो आपकी बॉडी के जितने भी अच्छे या हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले साइकिल होते हैं वो खुद बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और आपकी बॉडी वो इन्फ्लेमेशन के
आपका इन्फ्लेमेशन या आपका स्ट्रेस फैक्टर आपके हार्मोन्स को चेंज कर देता है, और ये एक स्ट्रेस फैक्टर है, सिर्फ एक स्ट्रेस फैक्टर, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो यही मैं आपको चीज बता रही हूँ कि जो माइग्रेन होता है ये एलर्जी से भी ट्रिगर करता है, लाइट से भी ट्रिगर करता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी ट्रिगर करता है। ये डिफरेंटली हर बंदे के अंदर एक्ट करता है, ये जरूरी नहीं है हर बंदे में एक जैसा हो। में क्या उसको फोकस करने की वजह से आपको वो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, और ये आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, फीवर हो जाएगा या इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ जाएगा, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकते हैं 30 मिनट के लिए या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए। फिर इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, जब आपने देखा है कि आपको स्ट्रेस है तो आप भी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके पेपर्स आते हैं, आप खुद देखो, जब आप पेपर्स में पढ़ते हो तो आप कोई भी दूसरा काम करने पे इतना फोकस नहीं करते जितना फोकस आप एक चीज पे करते हो। आपको खाना पीना बनती है तो डेका सिंड्रोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जो सिंड्रोम होता है फिर उसके लिए आपको साइकेट्रिक्स की नीड होती है, वो आपको इसको ट्रीट कर सकते हैं। इरिटेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि आप मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रेस होते हो या इतना थक जाते हो कि आपके इर्द गिर्द कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसकी आवाज चुभती है आपके कानों के अंदर। ये यूजुअली हमारे घरों के अंदर होता है कि आप किसी से कोई पूछ ले तो अगला बंदा से चीख के बोलता है, किसी और का गुस्सा आप पे निकालता है। तो ये वाली जो कॉम्प्लिकेशन आती है ये भी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आती है, कि उस पर्सन को किसी ना किसी बॉडी इम्यून सिस्टम या किसी जो आपका बाहर वाला फैक्टर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, उससे आपकी बॉडी को कोई टारगेट मिला है जिसकी वजह से आपका ये रिएक्शन आप किसी और को दिखा रहे हो। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो फूड एलर्जीज होती हैं उसमें आपके पास मिल्क आ जाता है, ठीक है। ट्री नट्स होते हैं, ये यूजुअली पाकिस्तान में इतने ज्यादा नहीं होते, और अगर प्रेजेंट भी हैं तो बहुत कम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। शेलफिश है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास पीनट्स आते हैं, फिश आती है, एग आते हैं, और टोफो। अच्छा, टोफो जो है ये आपके सोया फूड से ही बन सकते हैं, आपके जितने भी दूसरे फूड होते हैं लाइक चिक पीस उससे भी बनते हैं। अब कुछ लोगों को वीट से भी एलर्जी होती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इसको हम लोग सीलियक डिजीज कहते हैं, ठीक है। जिनको पीनट से एलर्जी होती है वो मोस्ट प्रोबेबली हिस्टामाइन से हो रही होती है, लेकिन इसके दूसरे फैक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मिल्क में लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है, फिश में स्क्रैम्बॉइड डिजीज टॉक्सिन आते हैं, फिर इसके अलावा जो नट्स होते हैं उसमें सल्फाइड्स होते हैं, दैट्स व्हाई वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। अब इन सारी चीजों के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी हमारे पास एलर्जीज हो रही थी या आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपका हिस्टामाइन एक्टिव हो रहा है, उस सब के अंदर एक चीज आपने नोट की होगी कॉमन, वो ये कि जब भी कोई एलर्जिक होती है तो उसके अंदर आपके जीनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये एक्टिवेट होती होते हैं, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एलर्जिक टेस्ट हमें उधर से पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर एलर्जी हो रही है या इन्फ्लेमेशन हुई है। तो उसके लिए हम लोग सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी जब आप किसी भी पेशेंट का टेस्ट करवाओ तो उसके अंदर देखते हो MCHT आपके पास आ रहा है, MCT आपके पास आती है, फिर इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल आ जाता है, आयरन लेवल आ जाता है, और आपके पास ESR लेवल आता है। ये सारे किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एक तो आपकी ब्लड रिपोर्ट बताते हैं, दूसरा आपका ब्लड काउंट बताते हैं, ब्लड नंबर बताते हैं, ऑक्सीजन रेट बता रहे हैं, और एंड पे आपको ये इन्फ्लेमेशन रेट भी बता देते हैं। दैट्स वाई सीबीसी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके एनालिसिस के लिए। फिर इसके अलावा स्किन टेस्ट है, स्किन टेस्ट के अंदर हम लोग स्क्रैच टेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अगर किसी प्रिंटेड या कोई ऐसा कपड़ा जिसपे कोई काम हुआ हुआ है आप उसके ऊपर सो जाओ तो आपकी बॉडी उसके अंदर वो धब्बे बन जाते हैं, सेम रीडिंग कर देती है आपकी स्किन। ये भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, जो हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी बॉडी में एलर्जी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये एलर्जी के अंदर काउंट होती है। फिर स्क्रैच टेस्ट होते हैं कि आपने थोड़ा सा अपनी स्किन को स्क्रैच किया तो वो इतना ड्राई हो गया कि बिल्कुल वाइट हो गया, बाद में उधर से स्वेल कर जाता है और फिर इचिंग होती रहती है। यहाँ पर भी आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ये आपको फूड से भी हो सकते हैं और किसी भी ऐसी चीज से हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कॉमन फूड एलर्जी बताऊं तो बेल पेपर्स हैं, ठीक है, शिमला मिर्च। आप ऐसे पेशेंट को शिमला मिर्च दे दो उसकी फौरन बॉडी रेड हो जाएगी, या मशरूम खिला दो उसकी फौरन बॉडी रेड हो जाएगी।
उसको नहीं करेंगे ये दोनों चीजें, टॉक्सिन्स होते हैं, दैट्स वाई कि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इसके अलावा आपके पास रास टेस्ट आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियो एब्जॉर्बेंट टेस्ट होता है, आपकी बॉडी की जो रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं जो लोग, उनके अंदर ये देख सकते हैं, ठीक है, और रेडिएशन के थ्रू वो आपके एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो कलर शो कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर ये वाली कॉम्प्लिकेशन आती है। फिर इसके अलावा एलिसा टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम लिंक्ड होते हैं आपके फूड के साथ और आपकी बॉडी के एंजाइम के साथ, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, वो वाला एंजाइम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मॉडिफिकेशन हुई है या फिर कोई ट्रिगर फैक्टर ने आके अटैक किया है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। तो ये वाले टेस्ट इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं, ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है एलिसा वाला, ठीक है। और इसमें यूरिन टेस्ट भी आप ले सकते हो, यूरिन के अलावा आप इसमें सीरम टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और टीएफटी जो होता है ये थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। थायराइड आपकी टोटल बॉडी की फंक्शन, आपके हार्मोन्स, आपकी फैट, आपकी कार्ब्स, इन सब की मेटाबॉलिज्म करता है, इन सब की रेगुलेशन करता है, ठीक है। उस वजह से भी ये वाला रिएक्शन आपकी बॉडी में आ सकता है अगर आपका थायराइड प्रॉपर काम नहीं करता। अब ये जितने भी आपके पास मैंने आपको टेस्टिंग बताई है, इसमें आपका क्या टेस्ट चेक हो रहा है, आपकी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, आपका इन्फ्लेमेशन रेट है, एक तो ये चेक होता है, ठीक है। दूसरा आपके ब्लड के अंदर जो IgE प्रेजेंट है वो आइदर प्रेजेंट है भी या नहीं है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है दैट्स मीन आपको एलर्जी नहीं है, आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई डिजीज की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको ये रिएक्शन सिर्फ एलर्जी की वजह से हो रही है, लेकिन कॉमनली एलर्जी की वजह से भी होते हैं, ठीक है। फिर आपका टोटल IgE लेवल देखते हैं, अगर ये बियॉन्ड लेवल से ज्यादा हो जाए, हर हॉस्पिटल का ये अलग एक लेवल होता है, अगर एक बियॉन्ड लेवल से होता है हर कंडीशन के अंदर, तो उसके अंदर फिर आप उसको मेडिकेशन से ट्रीट करते हो। ये आपका स्किन प्रिक टेस्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले फूड का एक सैंपल लेते हैं, फूड का सैंपल लेने के बाद ब्लेड या कोई भी ऐसा आपके पास जो स्क्रैच पेपर होता है या कोई ऐसे सब्सटेंस होता है जिससे आपकी बॉडी को स्क्रैच किया जाता है, उसके अंदर ये वाला जो फूड होगा या फूड का जो सैंपल है वो पुट किया जाता है, और अगर वो इस तरह का रिएक्शन शो करे 30 मिनट के अंदर, दैट्स मीन्स कि उसको इस फूड से एलर्जी है। यहाँ पर आप सैंपल देख रहे हो तो ये एक फूड का नहीं है, ये डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सैंपल लिया जाता है और लगाया जाता है। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर कोई स्वेलिंग आती है या रेडनेस होती है, इचिंगनेस होती है, तो उसमें क्या मतलब है कि उसको IgE एंटीबॉडी का इशू आ रहा है। लेकिन अगर 2 घंटे से 24 घंटे तक का कोई इशू आता है, दैट्स मीन्स कि उसको नॉन मीडिएटेड या नॉन IgE आपके पास आती है, फिर मिक्स्ड में क्लस्टर्स बन जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इस एक टेस्ट से पता चल जाएंगे। कॉमन टेस्ट ये वाला किया जाता है आपके हॉस्पिटल्स के अंदर। अब बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। फूड इंटॉलरेंस के अंदर आपके पास फूड पॉइजनिंग आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका हिस्टामाइन टॉक्सिसिटी आती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस आ सकते हैं, और फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स में दो आपके ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो ज्यादातर आपकी बॉडी में रिएक्शन एजेंट शो करते हैं, एक सल्फाइड्स होता है और दूसरा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अच्छा, जो सल्फाइड होता है ना, यूजुअली ओशन फूड होता है, उसके अंदर ये ज्यादा प्रेजेंट होती है, नट्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली नट्स या आपका ओशन फूड जो होता है उसके अंदर ज्यादा आपको मिलता है। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होते हैं, ये आपके जितने भी फूड एडिटिव्स हैं ये सिंथेटिक्स भी हो सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हो, या आपको ये मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं बाजार से। जो फूड प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं उसके अंदर सिंथेटिकली क्योर किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, इनका प्रोसीजर होता है प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर एक अमाउंट ऐड की जाती है, ठीक है, फ्लेवरिंग की जाती है, अनफ्लेवर्ड एजेंट होते हैं, आइडेंटिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारे इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। जो ग्लूटामेट का आपको मैं बता रही हूँ, यूजुअली आपके सुक्राल्स के अंदर ऐड होते हैं, आपके सुक्राल्स में ऐड हो सकते हैं, आपके जो व्हीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी ऐड किए जाते हैं, इवन के आपके जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर भी ये ऐड किए जाते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस और जो आपकी फूड पॉइजनिंग है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में यूजुअली क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक जीन होती है, ठीक है, उस जीन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर आपकी चेंजिंग हो जाती है आपकी ह्यूमन बॉडी में। जब चेंजिंग होगी उस आपके जीन के ऊपर कोई और जीन आकर रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होती। इसी तरह सीलिएक डिजीज है, आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ, 2 तरह की आपका क्या इसको कहते हैं सेल होते हैं, ठीक है,
आपका दो तरह के बॉडी में सेल होते हैं, आपका एक बी सेल है, एक ए सेल है। दोनों सेल्स जो होते हैं जब ये वाटर के साथ अटैचमेंट देते हैं तो ये एक बाइंडिंग, या आप इसको कह सकते हो ट्यूनिंग फॉर्म कहते हैं। ट्यूनिंग फॉर्म में क्या होता है कि वाटर के साथ ये सेल्स अटैचमेंट देते हैं। इसकी सेम एग्जांपल आटे की और रोटी जैसी है, ठीक है, कि आपने पानी और जो आटा है उसको मिक्स किया है, तो वो जो आटा था वो पानी की फॉर्म में मिलने के बाद उसने अपने आप को ट्यून कर लिया और एक न्यू फॉर्म बना दिया। यही आपकी बॉडी का ग्लूटस सिस्टम होता है कि जब आपकी बॉडी में आप रोटी खाते हो तो वो ग्लूटन आपकी बॉडी का जो स्लाइवा होता है उसके साथ अटैचमेंट देता है, एसिडिक प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करने के बाद एक न्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो अब्जॉर्ब नहीं होता। दैट्स व्हाई इंटॉलरेंस इन पेशेंट्स के अंदर भर जाती है। अब हम लोग बात करने लगे हैं डिजीजेस की, जो इंटॉलरेंस डिजीजेस होती हैं। ग्लूटन डिजीज में आपके पास सीलियक डिजीज आ जाती है, ठीक है। वही बात, जो प्रोटीन होती है ग्लूटन के अंदर, ग्लूटन क्या आता है, ये आपको कहाँ से मिल सकता है, जितने भी गंदम वाली चीजें होती हैं उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ग्लूटामाइड इसको कह सकते हो आप। और ये क्या करती है, आपके उन प्रोटीन्स को जाके चेंज करती है, उनको ट्रिगर करती है। दैट्स व्हाई हिस्टामाइन एक्टिवेट होते हैं, और आप इनको जब खाते हो तो आपको 2 घंटे के बाद लेट ऑनसेट पे रिएक्शन शो होता है और आपकी बॉडी में डिफरेंट पेन आना शुरू हो जाती है, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। दैट्स वाई ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करवाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं पेशेंट की डाइट से। फिर डेयरीज में लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है। लैक्टोज एक प्रोटीन होती है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप इसको, आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मूला मिल्क के साथ, या फिर आपका जो होल मिल्क होता है उसमें लैक्टोज एक आपके पास आता है, लैक्टोज फ्री आपका एंजाइम, वो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसको लैक्टोज कहते हैं। ये ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद ये आपका प्योर फॉर्म में लैक्टोज फ्री मिल्क बन जाता है, वो आप दे सकते हो बच्चों को। लेकिन ये एंजाइम पाकिस्तान अंदर तो कम है, लेकिन आने वाले दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि डाइट के बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले 2 साल के अंदर ये चीजें भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, जो लैक्टोज फ्री मिल्क होती हैं। इसके अलावा आपके पास यीस्ट आती है। कुछ लोगों को डब्ल्यूटी से एलर्जी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जब पिज्जा खाते हैं तो भी एलर्जी होती है। तो वो पिज्जा खाने के बाद जो स्किन पे रिएक्शन होती है, हारिश होती है, इसमें यूजुअली कहाँ पर रिएक्शन आता है, आपकी आईज वाले एरिया पे रेडनेस हो जाती है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपकी स्किन म्यूकस और रिस्पिरेटरी यहाँ पर गेस्टेशनल वाले इशू आते हैं। किसी ने बुलाया? कोचिंग के यहाँ का सांस खराब होता है, इसमें कंडीशन होती है कि यीस्ट की वजह से होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी कंडीशन हो कि आपने कोई नमकीन चीज खाई है बाहर से, जैसे जंक फूड हो गया, बंस हो गए या पिज्जा हो गया, तो वो आपको यीस्ट इन्फेक्शन होती है, क्योंकि यीस्ट डाली जाती है ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपको उससे इन्फेक्शन है, फिर आपको वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अब हम लोग मैनेजमेंट किस तरह करते हैं फूड एलर्जी की। फूड एलर्जी की मैनेजमेंट अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती तो आपको पता ही नहीं था चलना कि कौन सा फूड किस तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि आपने ये वाली आपकी एलर्जी होती है, ठीक है, आपको ये वाले सिम्टम शो होते हैं। अब आपको मैं उनकी मैनेजमेंट बताती हूँ। मैनेजमेंट के अंदर 2 तरह से हम लोग उसकी थेरेपी कर सकते हैं। एक सिम्टोमेटिक साइकोथेरेपी होती है, फार्माथेरेपी सॉरी। अब ये क्या होती है कि हर बंदे का अलग अलग सिम्टम शो होते हैं, तो उस सिम्टम के मुताबिक उसको प्रॉपर जो मेडिसिन होती है फार्मास्यूटिकल वो दी जाती है, ठीक है। इसमें डाइटरी इनटेक का आपका कोई रोल नहीं आता इतना जितना रोल आपकी मेडिसिन का आता है। डाइटरी इनटेक उस जगह पर आता है कि जब आप मेडिसिन लेने के बाद क्योर हो जाते हैं तो आप अपनी डाइट को उस तरह से मॉडिफाई कर लो कि आप वो चीजें उसमें से अवॉइड कर दो, तो आपको एलर्जी होगी नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को मिर्च खाने से एसिडिटी होती है, जैसे फैटी चिरोसिस का पेशेंट है, ठीक है, फैटी लिवर है या चिरोसिस है, तो उसको हम लोग सिनेमन नहीं दे सकते, दालचीनी नहीं देते, क्योंकि ये चिरोसिस करती है, ये करवाती है ऐसे पेशेंट्स को। तो ये एलर्जी उसके लिए हुई, आप उसको ये फूड सिंपल नहीं दोगे तो वो उसका काम उस तरह से आसान हो जाएगा। लेकिन आप उसको 2 ऊपर से मेडिसिन भी साथ दो तो फिर तो वो बैलेंस भी रहेगा, उसका तो काम ही नहीं होगा कोई, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आपने मेडिसिन लाजमी देनी होती है पेशेंट को। फिर डाइटरी अवॉइडेंस, सिंपल आपने कोई फूड अल्टरनेट कर देना है उसका, या फिर आप उस फूड को अवॉइड कर दोगे।
जैसे मैंने आपको भी बताया था कि सिनेमन, ठीक है, कुछ लोग टेस्ट के लिए दालचीनी डालते हैं खाने में, तो फैटी लिवर वाले पेशेंट के खाने में आप दालचीनी की जगह जो इलायची होती है वो डाल दो, ठीक है, आपने रिप्लेस कर दिया और उस चीज को भी अवॉइड कर दिया। फिर इसके अलावा आपका हाइपोसेंसिटाइजेशन होती है, मीन्स कि आपने उस रिएक्शन को कम करना है। उस रिएक्शन को कम करने के लिए या तो आप वैक्सीन यूज कर लोगे, ठीक है, इसमें डीएनए मॉडिफाइड वैक्सीनेशन होती है, या वो ले लोगे, या एंटी आईजी एंटीबॉडी रिएक्शन जो होते हैं वो आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाओगे। जैसे पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लगाई जाती है। ये आपके पास एलर्जीज और इंटॉलरेंस के अंदर आ रहे हैं, तो आप उसको भी क्योर कर सकते हो आपकी जो मेडिकेशन होती है। फिर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपकी डिजीज या आपको स्ट्रेस की फैक्टर से ज्यादा होती है तो आपको साइकेट्रिक्स की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? आपको कोई पागल नहीं समझेगा। पहली चीज तो ये, लोग इस चीज को पता नहीं क्यों गलत समझते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट के पास वही बंदे जा सकते हैं जो पागल हैं। ऐसा नहीं है। आपने अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है ना अगर, तो आपको उनकी नीड होती है। अगर आप उनके पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओगे, अगर ब्रेन हेल्दी है तो पूरी बॉडी से ही काम करती है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी से इतना से काम नहीं कर सकती। इसीलिए न्यूट्रिशन भी उतना ही रोल प्ले करती है। अगर आपकी ब्रेन हेल्दी नहीं है अच्छी, तो न्यूट्रिशन भी फ्लॉप है उसके आगे, ठीक है। न्यूट्रिशन कोई काम नहीं कर सकती उसके आगे अगर आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा। तो ब्रेन हेल्थ आपकी न्यूट्रिशन के लिए भी, आपकी एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए भी, आपको स्ट्रेस से बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट जो न्यूट्रिशन आपके फूड है वो आपका रोल प्ले करती है आपकी हेल्दी बेनिफिट्स में। लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग ही नहीं हुई तो आप कोई भी फूड ले लो, आपका उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स वाई जो आपकी साइकोथेरेपी होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब आपके पास वो वाली कॉमन चीजें आती हैं जो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो और आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जो हम लोग इग्नोर करते हैं। इसमें आता है हैजअप। हैजअप क्या होता है? हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये आपका वो वाला कंट्रोल पॉइंट होता है जो हमें अडेप्ट करना चाहिए कि हम लोग कोई भी फूड प्रोडक्ट जब बनती है, फूड प्रोडक्ट बनने के दौरान हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अच्छी गुजरे उससे, ठीक है। जैसे हाइजीन का ख्याल रखा जाए, पैकेजिंग का अच्छा ख्याल रखा जाए और उसको प्रॉपर तरह से साफ किया जाए। अब कुछ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो सब्जियां उगती हैं, आपको लगता है कि वो सेफ हैं? नहीं, उसके ऊपर कितने स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स को दूर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पकड़ के फ्रूट खा लिया, तो बाद में आप उनको मना करो कि धो के खा लो, नहीं कुछ नहीं होता। ये सारे पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में जाते हैं, आपके होस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन इसी वजह से ज्यादा बढ़ती है। तो उसको अच्छा करने के लिए आपने गुड एनालिसिस अपना करना होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स होते हैं उससे देखना है कि आप जो फूड खा रहे हो इधर वो आपके लिए हेल्पफुल है या नुकसानदेह है। डाइटरी अवॉइडेंस के अंदर आपने वो वाले फूड अवॉइड करने होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइग्रेन है तो माइग्रेन के अंदर कुछ लोगों को चाय सूट करती है, लेकिन अगर आपको लाइट से माइग्रेन हो रहा है तो फिर आप लाइट ऑफ करके बैठोगे, तो वो आपका अवॉइडेंस हो गया उस एक पॉइंट के अंदर। फिर डाइटरी अवॉइडेंस का एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर पर्सन को दूध से एलर्जी है तो आप वो दूध पीना छोड़ दोगे, लेकिन उसकी जगह उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? फॉर्मूला मिल्क से या कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट से, ताकि आपकी प्रोटीन और आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे हो जाए। इसके अलावा आपके 70% जो एनालिसिस किल हो जाती है। तो अगर आप कुकिंग प्रोसेस आप उनसे बच सकते हो। किस तरह बच सकते हो? जब आप हाई टेम्परेचर पे किसी भी फूड को कुक करते हो, आपको पता है मीट के अंदर, मिल्क के अंदर और इसके अलावा जो अंडे होते हैं इनके अंदर एक लिविंग आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, एविडीन है। फिर इसके अलावा आपके पास ऐसी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो लिविंग सेल के तौर पे काम कर रही होती हैं। आपने देखा गोश्त को जब आप करते हो तो गोश्त हिलता है बाद में, वो लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो तब तक वो आपका सही तरह से आपकी बॉडी में सही काम नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर से किल ना कर दो। या तो फ्रीजिंग प्रोसेस जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, या आपका कुकिंग मेथड जो होता है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर
इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप कुकिंग मेथड को भी फोकस करोगे और इसके अलावा जो फ्रीजिंग फैक्टर होता है उस पर भी ज्यादा फोकस करोगे, ताकि आप उस चीज को डी नेचर की तरफ ले जाओ। तो ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट कर सकती है। फिर आपने प्रोसेस फूड या प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो होती हैं कोशिश करनी है वो न्यू से न्यू ट्राई करें, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग पहले जमाने के अंदर सन ड्राइड चीजें खाई जाती थी, मतलब कि धूप के अंदर चीजों को सुखाया जाता था। अब लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस लगा के चीजों को सुखाते हैं, ठीक है। तो वो नुकसानदेह होती हैं एज कम्पेयर टू जो नेचुरल फॉर्म के अंदर या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप उस चीज को कंज्यूम करते हो। नो डाउट उसके अंदर भी एयर पोल्यूशन आ जाता है, लेकिन वो उतना नुकसानदेह नहीं होता जितना आपके केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से आपको कोई नुकसान मिलता है। फिर आपका एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये आपकी जितनी भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको किल करते हैं। यहाँ पर आपकी डाइट का रोल आता है कि अगर तो आपको एलर्जीज हैं तो तब आप एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट डाइट को यूज करोगे। एंटीऑक्सीडेंट डाइट कौन सी होती है, जिसमें आप कलरफुल फ्रूट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो, कलरफुल वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करते हो। वेजिटेबल्स कौन सी, नॉन स्टार्ची में एप्पल, बनाना, ठीक है, और इसके अलावा पियर, पीच, ठीक है, ये फ्रूट्स आ जाते हैं। और वेजिटेबल्स में आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जितने भी ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, गाजर आ जाएगी, मूली आ जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, आप दे सकते हो पेशेंट को। और आपने उसका प्रोसेस किस तरह करना है, पहले आपने उसको धो लेना अच्छी तरह से गर्म पानी में, फिर आपने उसकी कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी यूटेंसिल जो होती हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। कुछ लोगों को मिर्चों से एलर्जी होती है, तो आपने उस चीज को रिप्लेस कर देना, हर्ब्स यूज नहीं करनी। फिर आपका विटामिन सी आता है। विटामिन सी यूजुअली आपके ग्रीन, आपके रेड और साथ में येलो कलर या सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो विटामिन सी जो ये एंटी हिस्टामाइन का काम करती है। अगर आप मेडिसिन यूज ना करना चाहो, ठीक है, अगर आपका इतना स्वेयर रिएक्शन नहीं आया, ठीक है, तो आपका माइल्ड रिएक्शन है जो 30 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो उस रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप विटामिन सी का यूज करो। अल्लाह ताला ने हर एक टाइम के बाद किया होता है। आपने देखा है कि अगर हम लोग विटामिन सी कंज्यूम ना करें और सर्दियों के अंदर धूप की वजह से ड्राई हो जाती है और इचिंग सैंपल का अल्टरनेटिव भी आपकी डाइट या आपकी लाइफ के अंदर रखा है, वो आपका विटामिन सी है, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन। आप सर्दियों में खाते हो, आपका वो ठीक रहता है। गर्मियों आती हैं तो गर्मियों के अंदर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, अल्लाह ताला ने उस चीज को क्योर करने के लिए मैंगो जैसे फ्रूट्स ऐड किए हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट है जो नेचर से आपको मिला है कि आपका फूड आपकी डाइट में या आपकी बॉडी पे किस तरह एक्ट करता है, अगर आप मेडिकेशन यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये विटामिन सी जो होता है ये एंटी हिस्टामाइन काम करती है, आपके जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको किल करती है, आपके म्यूकस को तोड़ती है, और आपको जो कंजेशन वाली फीलिंग आती है, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है, उससे प्रिवेंट करती है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर जो मार्केट से चीजें ले रहा है, नेचुरल चीजें तो आपने देख ली कि आप उसको धो लोगे, साफ कर लोगे, उसकी कटिंग करके प्रॉपर हाइजीन के थ्रू उसको खा लोगे। लेकिन एक जो आप बनी बनाई या प्रिजर्वेटिव वाले फूड को यूज करते हो, तो आपकी लेबलिंग आप उसको किस तरह रीड कर सकते हो। सबसे पहले फूड मैन्युफैक्चरर का इसमें बहुत ज्यादा रोल आता है कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस फूड के ऊपर कौन कौन सी चीजें मेंशन है, ठीक है। फिर लेबलिंग जो होती है फूड की किसी भी, जिसमें पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स में कि इसके अंदर मे कंटेन एग्स, व्हीट या फिर मिल्क। आपने देखा होगा कोई भी बिस्किट देख लो, कोई जूस देख लो या कोई भी मिल्क देख लो, उसमें उन्होंने ऐड किया होता है कि इसके पीछे, इसके अंदर लैक्टोज भी है, इसमें दूध भी है, इसमें अंडे भी हैं, इसमें व्हीट भी है या इसमें ग्लूटेन प्रेजेंट है, मे कंटेन नट्स। आपकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें नट्स का भी जिक्र किया होता है। अगर ऐसे बंदों को एलर्जी होती है इन चीजों से, तो आप वो चीजें कंज्यूम नहीं करोगे। इसलिए ये वाली जो रिकमेंडेशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडेक्स रिकमेंडेशन। जो भी फूड प्रोडक्ट आपके पास आया उसके पीछे जो कोडेक्स रिकमेंडेशन होती है वो पढ़ना लाजमी होती है। अगर आप उनको नहीं पढ़ते तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं होना। जितनी भी रिकमेंडेशन होती है उसमें क्या होता है कि नट्स के बारे में बताया होता है, दूध के बारे में बताया होता है,
या अंडे वाली जो चीजें होती हैं अगर वो लिखी हो उसके बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। फिर ट्री नट्स जो होते हैं या ब्राज़िल नट या जो भी आपके पास नट्स उस फूड के अंदर ऐड है उसके बारे में बताया जाता है। सल्फाइड्स जो होता है वो बताया जाता है, सोडियम के बारे में बताया जाता है। ये सारी रिकमेंडेशन उसके अंदर ऐड होती हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, और अगर आपको उस स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड या उस एलर्जी है कोई भी ऐसे फूड से, फॉर एग्जांपल पीनट से या नट से, आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, वो फूड ही कंज्यूम नहीं करोगे। अब कंक्लूजन या पूरी जो स्लाइड थी उसका एंड में आपको यही कहूंगी कि कोई भी ऐसा फूड जो आप क्योर कंज्यूम करते हो वो आपको 90% या 100% तक तो क्योर नहीं कर सकता उस एलर्जी को, हाँ लेकिन प्रिवेंट जरूर कर सकता है, ठीक है। आप उसकी मैनेजमेंट करो, ये टाइम टेकिंग होता है लेकिन आपकी प्रिवेंशन इसके लिए जरूरी होती है। आपके फूड एलर्जीज को क्योर करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा आसान हल ये है कि आप उस फूड को अवॉइड कर दो। डाइटरी अवॉइडेंस वाला जो सिंपल मेथड है वो यूज कर लो, ठीक है। अगर आप उसको यूज कर लोगे तो आपकी 90% तक जो डिजीज है या एलर्जिक फैक्टर है वो आपका उधर ही खत्म हो जाएगा। एट लास्ट कि कोई भी फूड आपका हेल्दी नहीं होता, ठीक है। हर फूड आपका टॉक्सिक होता है तब तक जब तक आप इसको अच्छी या प्रॉपर अमाउंट के अंदर कंज्यूम नहीं करते। आपका हर फूड टॉक्सिक है अगर आप उसको प्रॉपर पोर्शन में कंट्रोल करते हो या खाते हो या कंज्यूम करते हो, तो वो टॉक्सिसिटी आपकी रेमेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यही एक चीज थी जो एक फूड टॉक्सिकोलॉजी का जो प्रोड्यूसर था उसने उसको बताया था कि ये वाला फूड अगर आप बॉडी में कंज्यूम करते हो, इसकी सबसे आसान हल ये है कि जो भी आप फूड ले रहे हो उसको पोर्शन के अंदर कंज्यूम करो। कोई भी फूड आपका बुरा नहीं होता तब तक जब तक आप उसको पोर्शन एक्सीड नहीं कर देते। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम राइस क्वेश्चन है, कुछ तो डेंजर सी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है, तो रात में ऐसा क्या कनेक्शन है राइस खाने से? ये भी एलर्जी होती जी है ना एक बिल्कुल, तरह ये से? एलर्जी है। ये आपका नॉन आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी होती है जिसका रिएक्शन आपको सेट पे नहीं होता है, रैपिड ऑनसेट पे नहीं होता, लेकिन आपको 2 घंटे से 24 घंटे के दौरान हो जाता है, ठीक है। तो इससे हो राइस कंज्यूम करने मेरे से क्वेश्चन किसने पूछा था? मैम राइस के रिलेटेड, राइस एलर्जी से। ठीक है। राइस के अंदर यूजुअली 2 से 3 तरह के प्रोटीन बैंड होते हैं। एक को हम लोग 9 एक एक बैंड कहते हैं, एक को 14 माइनस बैंड कहते हैं। ये आपका एक के बैंड होता है जो प्रोटीन से रिलेटेड होता है। आपकी ये वाली प्रोटीन जो होती है ये म्यूकस प्रोडक्शन करवाती है। राइस, व्हीट, ये जितने भी आपके पास इंटॉलरेंस आती है इसमें यूजुअली क्या होता है कि प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ती है, उस म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन स्वेल हो रही है, या आपका फेस भारी हो गया है, या आपको एस्थमा हो रहा है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं ये इस वजह से आती हैं कि आपकी बॉडी का हिस्टामाइन एक्टिवेट करता है। हिस्टामाइन एक्टिवेट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी स्वेल करती है, और स्वेलिंग होने के साथ साथ आपकी बॉडी का एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन ये खुद बहुत कम भी हो जाता है, ठीक है। ये इतना कोई रेयर आपका डिजीज होती है, हर एक को राइस एलर्जी नहीं होती। राइस एलर्जी उन लोगों को होती है जिनकी बॉडी के अंदर म्यूकस फॉर्मेशन पहले से या तो प्रेजेंट है या नए फॉर्म में बन रही है, ठीक है। तो तब ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो उसको क्योर करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने चावल खाने हैं तो सोने से पहले अपने पास गर्म पानी रखना है, उसके अंदर इलायची डाल लेंगे। पानी जितना ज्यादा करोगे ये आपको उस चीज से प्रिवेंट करेगी। सही
मच मैम, इलायची वाला पानी वो जो मतलब इलायची को पानी में डाल के पकाते हैं या सिर्फ पानी को गर्म करके उसमें फिर इलायची बाद में डाल? पानी में इलायची डालकर गर्म पानी में उसको रख देना 5 मिनट के लिए, वो पानी पीना है। जब भी पीना है, गर्म पानी पीना है, फिर आपको राइस से इन्फेक्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for sharing such an amazing and informative knowledge from your quality time, and also to your participants for giving us your precious time and joining us. Jazakallah, ma'am.